आज हम लोग शुरू करेंगे केमिस्ट्री 12 का सेकंड चैप्टर दैट इज सॉल्यूशन। आप लोग को मालूम है कि 11 में भी बेसिक कॉन्सेप्ट में फर्स्ट चैप्टर में सॉल्यूशन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आपको दिया गया है। यहाँ तक कि 9-10 की भी अगर बात करें तो 9-10 में भी सॉल्यूशन के जो प्राइमरी टर्म्स हैं उनका आइडिया आपको पहले से ही है। तो यहाँ हम देखते हैं कि 9 से 12 तक जो प्राइमरी चीज़ें हैं उनको जानना बहुत ज़रूरी है। तो चैप्टर शुरू करने से पहले हम ये देखें कि व्हाट इज एक्चुअली सॉल्यूशन इज। वेरी सिंपल, सॉल्यूशन है क्या? सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर। Solution is a homogeneous mixture of two or more components. Solution में दो या दो से अधिक अवयव हो सकते हैं, components हो सकते हैं जो homogeneous way में present हैं। That is, all the components are mixed together to give a clear solution। ठीक है, इसलिए चूंकि ये 9 से 12 तक लेके सबों के लिए प्राइमरी जो लेवल की चीज़ें हैं वो सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसलिए ये जो प्रिमिटिव फ्लोशीट हमने बनाया है संभवतः सबों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इस पर थोड़ा सा डिटेल में हम लोग डिस्कस कर लिया जाए ताकि सॉल्यूशन के जो बेसिक टर्म्स हैं उनसे हमारा परिचय हो सके। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहां पर हमने एक कंटेनर लिया है। इस कंटेनर में वाटर है। दिस कंटेनर इज फुल ऑफ वाटर। और इस कंटेनर में ऊपर से हमने शुगर, चीनी या सॉल्ट, नमक डाल दिया है। तो बिल्कुल स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा है कि यहां पर वाटर is present in larger proportion। वाटर यहां larger proportion में present है, जबकि शुगर यहां smaller amount में present है। और इन दोनों को हम मिलाते हैं तो हमारा एक मिक्सचर बनता है which is clearly very clear solution वाला मिक्सचर बनता है, that is homogeneous mixture। The same homogeneous mixture is called solution। हमने जो सॉल्यूट या सॉल्ट के साथ पानी को मिलाया, पानी के साथ शुगर या सॉल्ट को मिलाया तो उससे एक क्लियर मिक्सचर हमको बना। That is clear mixture is homogeneous mixture। और यही होमोजेनियस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन कहते हैं। अब यहां पर देखें कि इस सॉल्यूशन में हमारे दो कंपोनेंट हैं, दो अवयव हैं। एक कंपोनेंट जो लेसर अमाउंट में है, स्मॉलर अमाउंट में है, स्मॉलर प्रोपोर्शन में है, उसको हम बोलते हैं सॉल्यूट। और एक जो दूसरा कंपोनेंट है जो लार्जर प्रोपोर्शन में है, लार्जर अमाउंट में है, उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। आगे समझने की सुविधा के लिए आगे जो कैलकुलेशंस आएंगे उनके सिंपलिसिटी के लिए, सिंपल कैलकुलेशन के लिए हमने मान लिया है कि सॉल्वेंट जो है वो है कंपोनेंट ए एंड सॉल्यूट को हमने कंपोनेंट बी माना है। समझ रहे हैं मेरी बात? अब देखें, ये जो सॉल्यूशन है, ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन का स्टेट किसके ऊपर निर्भर करेगा? अगर हमने सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाया है तो जो सॉल्वेंट का स्टेट होगा, जो सॉल्वेंट का स्टेट या फेज होता है, वही फेज सॉल्यूशन का होता है। जैसे हमने शुगर को पानी में मिलाया, मिलाने के बाद हमें क्या मिला? एक क्लियर सॉल्यूशन मिला। तो क्लियर सॉल्यूशन
जस्ट पानी के जैसा है। दैट मीन्स कि सॉल्वेंट ही डिटरमाइन करता है कि सॉल्यूशन का स्टेट क्या होगा। यहां पर सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट में है तो सॉल्यूशन भी लिक्विड स्टेट में होगा। ठीक है, अब यहां देखें कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के स्टेट के आधार पर, डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, वी हैव ए टोटल 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूट के फिजिकल स्टेट के आधार पर मेरे पास 9 टाइप्स के सॉल्यूशन बनते हैं। ठीक है, इन टोटल 9 पार्ट्स के सॉल्यूशन को हमने फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट ए, बी एंड सी, एंड ईच पार्ट contains 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। यहां फर्स्ट पार्ट को हमने गैस सॉल्यूशन लिया है, सेकेंड पार्ट को लिक्विड सॉल्यूशन एंड थर्ड पार्ट को गैसियस सॉल्यूशन। इनके बारे में डिटेल आइडिया अगले लेक्चर में हम लोग करेंगे, इनके एग्जांपल्स भी देखेंगे। ठीक है, सभी को आ रही है मेरी बात समझ में? अब देखें, यहां पर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कुछ अमाउंट है, कुछ मास है, एंड केमिकली मास को हम एक्सप्रेस करते हैं नंबर ऑफ मोल्स में। तो इट इज अमाउंट ऑफ कंपोनेंट बी और सॉल्यूट। सॉल्यूशन में सॉल्यूट की जो मात्रा है, जो अमाउंट है, उसको नंबर ऑफ मोल्स के रूप में हमने एक्सप्रेस किया है, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एनबी। सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स को, दैट मीन्स मास को, हम एनबी से रिप्रेजेंट किए हैं, जबकि सॉल्वेंट के मास को, सॉल्वेंट के अमाउंट को, सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के अमाउंट को नंबर ऑफ मोल्स मीन्स एक्चुअल मास, नंबर ऑफ मोल्स के रूप में हम Na से डिनोट किए हैं। अब देखिए, सॉल्यूशन में 2 चीजें हैं, नंबर ऑफ मोल्स के रूप में हमारे पास 2 चीजें हैं। एक Na, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मीन्स सॉल्यूशन में सॉल्वेंट की मात्रा, जिसको केमिकली हम सॉल्वेंट की नंबर ऑफ मोल्स के रूप में रिप्रेजेंट किए हैं। और एक है Nb, जिसको सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स के रूप में प्रेजेंट किए हैं। अब दोनों में एक सॉल्यूट की का जो अमाउंट है वो कम है, जबकि सॉल्वेंट का अमाउंट अधिक है। इसलिए हम लोग दोनों का एक रिलेटिव अमाउंट को एक्सप्रेस करने के लिए केमिकल वे में एक टर्म यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। मींस टोटल सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना कंट्रीब्यूशन है, सॉल्यूट का कितना योगदान है और सॉल्वेंट का कितना योगदान है, दैट इज डिनोटेड बाय मोल फ्रैक्शन एंड रिप्रेजेंटेड एज चाई बी। ये आपको x के जैसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप चाहो तो x भी कह सकते हो, चाई ही वैसे इसका ओरिजिनल नोटेशन है। तो यहां पर चाई बी, इसको आप कैसे डिफाइन करोगे? देख लीजिए, यहां नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट Nb, सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स है। जब इसको सॉल्यूशन के टोटल नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड कर देंगे तो हमको सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? हम सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन को, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स को सॉल्यूशन के टोटल नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड कर देंगे, देन वी हैव ए रेशियो दैट इज said to be mole fraction of solute, and similarly we have mole fraction of solvent। इसी तरह से हम सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, which is represented by chi A।
ए रिप्रेजेंट करता है बिकॉज इट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए। यहां कंपोनेंट ए के मोल फ्रैक्शन को हम रिप्रेजेंट किए हैं, हेंस इट इज डिनोटेड बाय चाई ए। इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। चाई बी माने मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स और सॉल्यूशन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स दोनों के रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। समझ रहे हैं मेरी बात? अब देखें किसी भी बाइनरी सॉल्यूशन के लिए, दैट मींस कोई भी सॉल्यूशन जिसके दो कंपोनेंट हों, किसी भी बाइनरी सॉल्यूशन के लिए जस्ट वी हैव, किसी भी बाइनरी सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट और सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 होता है। इसको हमने दिखाया है यहां, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों के वैल्यू को यहां आप रख के सिंप्लीफाई करो, देन यू विल मस्ट बी गेटिंग 1, जैसा कि यहां दिखाया गया है। और यहां हमने कैलकुलेशन में आगे हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमने इंट्रोडक्शन के समय ही इसको लिख दिया है। अब यहां पर देखें चाई ए प्लस चाई बी इज इक्वल टू 1, तो नेचुरली लिखने की जरूरत नहीं है, ये समझने वाली बात है कि चाई ए इज इक्वल टू 1 माइनस चाई बी एंड चाई बी इज इक्वल टू 1 माइनस चाई ए। मेरी बात समझ रहे हैं? किसी को कोई दिक्कत हो आप हमसे सीधे कह सकते हो, बोल सकते हो, मैं फिर बताऊंगा आपको। देन लेट अस सी, अब यहां पर देखें ये है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में किसी सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट का अमाउंट होता है, किसी सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट का अमाउंट होता है उसी को हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन। यहां देखिए हमने लिखा है प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, इट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो इस कॉन्सेंट्रेशन को हम दो तरह से एक्सप्रेस करते हैं। एक तो एक क्वालिटेटिव वे में, क्वालिटेटिव वे का मतलब कि सिंपली हम ये दिखाना चाहते हैं कि सॉल्यूट कितना है और सॉल्वेंट कितना है। अगर बाइनरी सॉल्यूशन है तो उसमें दो कंपोनेंट हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो दोनों रफली कितने कितने हैं उसके आधार पर हम इनको दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। इट इज क्वालिटेटिव कॉन्सेंट्रेशन। इसके आधार पर हम दो पार्ट में इसको डिवाइड किए हैं। द फर्स्ट वन इज डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन वो होता है जब सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम हो। जब सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम होता है, दैट इज कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन। दैट मीन्स द सॉल्यूशन containing relatively high amount of solute, sorry यहाँ थोड़ा सा dilute solution, relatively low amount of solute, dilute solution which contains lesser amount of solutes, lesser amount of solute। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्यूट की काफी कम मात्रा होती है, कॉन्टेनिंग रिलेटिवली लो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। जबकि कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में हमें सॉल्यूट का अमाउंट काफी अधिक होता है। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट काफी अधिक होता है। हियर वी हैव कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन व्हिच contains
रिलेटिवली वेरी हाई अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। वैसे सॉल्यूशन को कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं जिसमें अधिक मात्रा में हाई अमाउंट में सॉल्यूट प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। यहां हम लोग क्वालिटेटिव के बारे में पढ़े जो 2 टाइप का होता है। अब देखें, दिस कॉन्सेंट्रेशन में फर्दर बी स्टडीड क्वांटिटेटिवली। अब कॉन्सेंट्रेशन को क्वांटिटेटिव वे में हम परसेंटेज के रूप में, पर लीटर के रूप में यहां देखेंगे। यहां देखें क्वांटिटेटिव में फर्स्ट देखें मास परसेंटेज। मास परसेंटेज का मतलब क्या हुआ कि सॉल्यूट जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है उसमें सॉल्यूट का भी डेफिनेट मास है और सॉल्वेंट का भी डेफिनेट मास है। दोनों के रिलेटिव रेशियो को हम बोलते हैं मास परसेंटेज। हम इनके बारे में एक एक करके सबका डिस्कशन भी करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, नेक्स्ट क्लास में, और इसके आधार पर न्यूमेरिकल्स भी हम लोग देखेंगे ताकि आपको टर्म्स बिल्कुल क्लियर हो जाए। हम ये बताना चाहेंगे उन बच्चों को जिन बच्चों को अगर इसके बारे में जानकारी हो, बहुत अच्छी बात है, वो वीडियो को स्किप करके आगे देखेंगे फिर। और जो बच्चे दे आर रियली इंटरेस्टेड, रियली फर्स्ट बार जो देख रहे हैं उनको जरूर ये देखना चाहिए। लेट अस सी, द फर्स्ट वन इज मास परसेंटेज। मास परसेंटेज कैन बी गिवन एज मास फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, यहां पर देखिए हमने एक एक्सप्रेशन लिखा है WB बाई WA प्लस WB इंटू 100। यहां WB आपका है मास ऑफ सॉल्यूट। WB इज मास ऑफ सॉल्यूट एंड WA इज मास ऑफ सॉल्वेंट। इसी नोटेशन को आगे के कैलकुलेशन में हम यूज करेंगे, तो इसको प्लीज आप ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट लेट अस कम टू वॉल्यूम परसेंटेज विच इज इंडिकेटेड बाय V बाई V। वॉल्यूम परसेंटेज को हम V बाई V से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि मास परसेंटेज को W बाई W से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि हम लोग मास परसेंटेज में देखे कि मास परसेंटेज इज एक्सप्रेस्ड बाय मास फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय 100, जस्ट लाइक दैट। ठीक उसी तरह से वॉल्यूम परसेंटेज को हम एक्सप्रेस करते हैं वॉल्यूम फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड इट इज एक्सप्रेस्ड हियर एज VB बाई VA प्लस VB इंटू 100। यहां पर आप देखो कि VA वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और VB वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब इसका मतलब कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब वॉल्यूम के वे में सप्लाइड हो तो हम उनका वॉल्यूम परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहां पर देखें एक है मास वॉल्यूम परसेंटेज। मास वॉल्यूम परसेंटेज यहां पर क्या करेंगे, मास वॉल्यूम फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां पर सॉल्यूट का एक्सप्रेशन, सॉल्यूट का गिवन अमाउंट हमें मास में दिया है और सॉल्वेंट का वॉल्यूम में दिया है। इससे हम वॉल्यूम फ्रैक्शन ले लेंगे और उसको 100 से मल्टीप्लाई करके और हम मास वॉल्यूम परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं बाय दिस फॉर्मूला WB बाय WB प्लस VA। ठीक है, नेक्स्ट आए पार्ट्स पर मिलियन। इट इज ppm, पार्ट्स पर मिलियन। ये वैसा कॉन्सेंट्रेशन का एक्सप्रेशन है जब हमारे पास सॉल्यूट बहुत कम ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट हो, तब हम पार्ट्स पर मिलियन का यूज करते हैं।
which is expressed as mass fraction or volume fraction multiplied by 10 to the power 6, that is million. Am I clear to you? बातें समझ में आ रही है? अब देखें यहां पर क्वांटिटेटिव कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेशन का जो वैसा यूनिट, वैसा टर्म जो आपको कैलकुलेशन में हमेशा मिलेगा, उसको देखें। यहां इट इज मोलरिटी, जिसे हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट divided by volume of solution in liter. That means M is equal to NB by V in liter. इसके आधार पर मोलरिटी का जो यूनिट मिलेगा that is moles per liter. Then let us come to molality denoted by small m and expressed as NP by WA in kg. मोलरिटी जिसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। यहां आप देखो WA इज द वेट ऑफ सॉल्वेंट, WA इज द मास और वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो केजी में, एक केजी में सॉल्यूट का कितना नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व है, इसको हम मोलरिटी के अंदर पढ़ेंगे। इसके आधार पर यहां देखिए नंबर ऑफ मोल्स और यहां है केजी, तो आपका यूनिट आएगा मोल्स पर केजी। इट इज द यूनिट ऑफ मोलरिटी। लेट अस कम टू अनदर एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन का अगला एक्सप्रेशन जिसको वहां भी हमने दिखाया है, which is called मोल फ्रैक्शन, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं chi से। इट इज एक्सप्रेस्ड एज और इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, number of moles of one component to the total number of moles which are present in the solution. यहां देखिए n of one component divided by total number of moles in solution. चूंकि ये नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो है, इसलिए ये डायमेंशन लेस होता है, मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है। एंड फाइनली वी हैव नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी जिससे सभी बच्चे बहुत अधिक परिचित नहीं होंगे, अर्लियर क्लासेस के बच्चों के लिए थोड़ी नई चीज होगी। यहां इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। Normality is defined as number of gram equivalent of solute, number of gram equivalent of solutes which are present per liter of solution. इसके आधार पर नॉर्मलिटी का जो यूनिट होगा that is ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं? देखिए यहां पर क्योंकि बोर्ड भी छोटा है और छोटी छोटी चीजें हैं, कहीं किसी को कोई दिक्कत हो तो आप जरूर हमें लिखेंगे, जरूर हमसे कहेंगे, ताकि और अच्छा हम आपको फ्यूचर में दे सकें। अब देखें कि सॉल्यूशन का काफी अधिक इंपॉर्टेंस है। यहां देखिए सॉल्ट के नेचर पर, सॉल्यूशन में सॉल्ट कैसा है, उसके आधार पर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो कैसे अफेक्ट करेगी, इन सभी चीजों के, इनसे रिलेटेड जितने भी चीजें हैं वो इन सबों को हम नेक्स्ट वीडियो में धीरे धीरे करके पढ़ते चलेंगे। यहां भी जो भी टर्म्स हैं वो टर्म्स को डिटेल में पढ़ेंगे, उनके टर्म्स के क्लैरिटी के लिए हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाएंगे सबके ऊपर। ठीक है, और उसमें हम ये देखेंगे कि अगर नॉर्मलिटी है तो नॉर्मलिटी का मोल फ्रैक्शन से कैसा रिलेशन है, हाउ आर दे इंटर रिलेटेड,
ये एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं। अगर मोलरिटी है तो मोलरिटी मोल फ्रैक्शन से कैसे रिलेटेड है, मोलरिटी मोलरिटी से कैसे रिलेटेड है, ये मास परसेंटेज मोलरिटी से कैसे रिलेटेड है। एक दूसरे का हम इंटर रिलेशन भी समझेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट और अधिक क्लियर होगा और हमें न्यूमेरिकल बनाने में संभवतः बहुत अधिक सुविधा होगी। तो ये सभी चीजें हम ये समझते हैं कि लोअर लेवल में तो नहीं है, लेकिन +2 लेवल में हमें अगर स्टडी किया जाए इसके बारे में तो बहुत अधिक हमें मदद मिल सकती है। अब देखें, मान लीजिए आपके पास ये सॉल्यूट है और ये वाटर है, तो हम ये देखेंगे कि क्या जो सॉल्यूट है वाटर में डिसॉल्व होगा। ऑब्वियसली डिसॉल्व होगा। डिसॉल्व होगा तो वो कौन कंडीशंस हैं जो इसके सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करेंगे। What are the factors that can affect the solubility of solute in the solution? इन सभी फैक्टर्स को भी हम आगे लेक्चर्स में देखेंगे। उसके बाद मान लीजिए ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस हैं इनको भी आगे लेक्चर्स में देखेंगे और इनसे रिलेटेड जो भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक्स आएंगे उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक्स टू ऑल और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके।